पाठ पाठ 17। नीलू। पशु हो या पक्षी, प्रेम की भाषा सभी जानते हैं। प्रेम की अनुभूति होने पर जीवन जैसे सार्थक व जीवंत हो उठता है। इसकी सभी को आवश्यकता है। यही कारण है कि बिना उकसाए सभी प्राणी शांत रहते हैं। उकसाने पर प्रेम के स्थान पर उसके विपरीत भाव घर कर जाते हैं। यह प्रेम की भाषा है, जिसे किसी को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रस्तुत कहानी का प्रमुख पात्र नीलू इस कथन की सत्यता सिद्ध कर देता है। प्रेमी केवल त्याग की भाषा जानता समझता है। वह बदले में कुछ भी पाने का लाभार्थी होकर प्रेम की पवित्रता को मलिन नहीं करना चाहता। शायद चतुर मानव नीलू से कुछ सीख सके। लेखिका ने इसलिए नीलू के प्रति अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। नीलू के विषय में कहने से पूर्व उसकी माता के विषय में जान लेना अत्यावश्यक होगा। उसकी एल्सेशियन माँ लूसी के नाम से जानी जाती थी। सामान्य कुत्तों से भिन्न उसका रंग रूप जैसे राजसी विशेषता लिए था। हिरणी के समान वेगवती, सजग खड़े कान, सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ, बुद्धिमान प्रकट करती काली छोटी आंखें उसके स्वरूप को जैसे चार चांद लगाते थे। शीतकाल में बर्फ से ढके रास्तों से होकर वह आवश्यक सामान की खरीदारी कर लाती थी। बर्फीले मौसम में उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेजते। बर्फ में मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण वह सारी रुकावटों को पार करके दुकान तक पहुंच जाती। दुकानदार उसके गले में कपड़ा खोलकर रुपए, सूची आदि लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता और लूसी सारा सामान लेकर बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती। एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय गांव से बर्फ में भटकता हुआ एक भूतिया कुत्ता दुकान पर आ गया और उसकी लूसी से मैत्री हो गई। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुरने वाले प्रदेश का सामना कर जीवित बच सका। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी। एक दिन लूसी लौटकर वापस न आ सकी। संभवतः शीतकाल में प्राण शक्ति कमजोर हो जाने के कारण किसी लकड़बग्घे के आने की गंध न मिली हो और वह उसका आहार बन गई हो। लूसी के लिए सभी रोए। उसके बच्चे की तो एक दिन पहले ही आंख खुली थी। वह माँ से अधिक माँ के दूध के अभाव में रो रहा था। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया जाता, रजाई में उसे सुलाया जाता, परंतु उसमें माँ के सामीप्य जैसी उष्णता न पाकर रोता चिल्लाता रहता। अंत में उसे कोमल ऊन और अध बुने स्वेटर की डलिया में रख दिया गया। यहाँ वह माता के सामीप्य के भ्रम में सो गया। डलिया में वह ऊन की गेंद सा लगता था। प्रयाग लौटते समय उसे साथ लेते आए। अब वह बड़ा हो चला था। उसका रंग रूप भी निराला था। रोमों के पीले, भूरे और काले रंगों के मिलन से जो रंग बना था, वह एक प्रकार का धूप छाई हो गया था। धूप पड़ने पर एक की झलक मिलती है, छां में दूसरे की और दिए के उजाले में तीसरे की। सिर सामान्य कुत्तों से बड़ा, चौड़ा और लंबोतरा परंतु सुडौल था। पूंछ सहन रोमों से युक्त पर ऊपर की ओर बुड़ी हुई, कुंडलीदार पैर एल्सेशियन कुत्तों के समान लंबे और पंजे भूटिये के समान मजबूत, चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों वाले, गोल आंखें रंग शहद के समान जो धूप में तरल सुहाना और छाया में जमे मधु सा पारदर्शी प्रतीत होता था। उसे नाम दिया गया
नीलू। आकृति, बल और स्वभाव की विशेषता ऐसी थी कि ऊंची दीवार को एक छलांग में पार कर जाए। रात्रि में एक बार भौंक पड़े तो वातावरण की स्तब्धता को कंपित कर दे। दैन्य से रहित और अलभ्य दर्प से युक्त नीलू को प्रिय से प्रिय आहार भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता तो वह उसकी तरफ देखता भी न था। यदि किसी बात पर झिड़क दिया जाए तो बिन मनाए वह सामने भी न आता था। 12 वर्षों से उसका बैठने का स्थान घर का बाहरी बरामदा ही रहा। वह घर में सभी आने जाने वालों का निरीक्षण करता। मुझसे मिलने वालों को प्रायः सभी को पहचानता। किसी विशेष परिचित को आया हुआ देखकर वह धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। यह मेरे लिए किसी विशेष मित्र के आगमन की सूचना होती थी। मुझसे आ रही हूँ सुनने के उपरांत ही वह पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर जाकर बैठता। उसका ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत था कि बाहर या रास्ते में घूमते हुए कोई उससे कह देता कि गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी। नीलू तो वह विद्युत गति से 4 दीवारी कूदकर मेरे कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता। कोई काम नहीं है, जाओ कहने तक वह मूर्तिवत खड़ा रहता। कभी कभी मैं किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी उपस्थिति जान न पाती और उसे बहुत समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहना पड़ता। हिंसक जाति के माता पिता से जन्म पाकर भी नीलू में हिंसक प्रवृत्ति का कोई चिन्ह न था। उसके 13 वर्ष में जीवन में कोई ऐसी घटना न थी जब उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते देखा गया हो। उसका यह स्वभाव मेरे लिए नहीं, सब देखने वालों के लिए आश्चर्य की घटना थी। बंगले के रोशनदानों में गौरैया के घोंसलों से उनके चूजे प्रायः उड़ने के असफल प्रयास में नीचे गिर जाते थे। ऐसे में नीलू किसी सतर्क पहरेदार के कर्तव्य का निर्वहन करता हुआ किसी जानवर द्वारा हानि पहुंचाने से उनकी रक्षा करता था। उसके होते किसी कुत्ते बिल्ली की हिम्मत न होती थी कि उनका तनिक भी अहित कर सके, हानि पहुंचा सके। कभी कभी बहुत छोटे पक्षी शावकों को पुनः घोंसले में रखवाने के लिए वह उन्हें हौले से मुख में दबाकर मेरे पास ले आता था। वह तब तक उस कोमलता से मुंह में दबाए खड़ा रहता था जब तक मैं सीढ़ी तथा उस बच्चे को रोशनदान पर रखे घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था न कर लेती या मेरे हाथ में देकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता। सवेरे जब मैं मोर, खरगोश आदि को दाना देने निकलती तो वह विपरीत मौसम की भी परवाह न कर मुझे दरवाजे पर मिलता और मेरे साथ साथ घूमता। वह पक्षियों के कक्षों की 2 फुट ऊंची दीवार पर लगी जाली पर दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता और आंखें घुमा घुमा कर प्रत्येक कक्ष और उसमें रहने वालों का निरीक्षण करता रहता। सबके सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लॉन पर और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता। रात में कई कई बार पूरे कंपाउंड का और पशु पक्षियों के घर का चक्कर लगता रहता। खरगोश प्रायः अपने कक्ष से धरती के भीतर सुरंग खोदकर दूसरे कंपाउंड में जा निकलते और वहां जंगली बिल्ली द्वारा मार दिए जाते थे। एक दिन नीलू ने चाहत दीवारी के पार एक खरगोश को पहचान लिया। वह तुरंत कूदकर दूसरी ओर पहुंचा, जिससे जंगली बिल्ला तो भाग गया, परंतु खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस में भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। इस परोपकार में सर्दी लगने से निमोनिया हो गया और उसने कई दिनों तक इंजेक्शन, दवा आदि का कष्ट झेला। शांत स्वभाव से वह कड़वी दवा भी पी लेता था और सुई भी लगवा लेता था। एक बार मोटर दुर्घटना में घायल हो जाने पर मुझे अस्पताल की शरण लेनी पड़ी। उस दिन मेरे लिए आवश्यक सामान अस्पताल पहुंचाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसे जैसे सब पता चल गया था। इसमें उसकी उदासी देखकर सब हैरान थे। उसने 3 दिन तक न कुछ खाया न पिया। तब डॉक्टर से अनुमति लेकर
उसे अस्पताल लाया गया। मुझे अच्छी तरह चारों ओर घूमकर देखने के बाद वह मेरे सामने ही जमीन पर बैठ गया। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल न ले जाने पर वह अनशन आरंभ कर देता। इसलिए अस्पताल में भी वह नियमित रूप से मिलने आने वालों में गिना जाने लगा तथा डॉक्टर, नर्स सभी से परिचित हो गया था। 14 वर्षों के उसके जीवन में वह जन्म से मृत्यु के क्षण तक मेरे पास ही रहा। मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, परंतु जिसके बुरा मान जाने की मुझे चिंता हो, ऐसा अब कोई नहीं।